हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। बेटा अपना मॉड्यूल सॉल्यूशन चल रहा था जिसमें स्टेज 2 की अपन बेटा बात कर रहे थे। बेटा एक बार इसको देख लेते हैं अपन। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना बेटा चैप्टर चल रहा था। बेटा स्टेज 2 में बात कर रहा था आपसे। बेटा इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो आई थिंक अपन ने क्वेश्चन 65 तक बेटा बात कर ली थी। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ तक बात हो गई थी, उसके बाद बेटा अपन आगे की बात करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करके देखे होंगे। ठीक है, तो स्टेज 2 में बेटा क्वेश्चन 65 तक हो गए थे। क्वेश्चन 66 की बेटा मैं बात कर रहा हूं, क्या बोलता है देखिएगा। क्वेश्चन 66 बोल रहा है बेटा आपको, विच क्वांटम नंबर इज नॉट रिलेटेड विद श्रोडिंगर इक्वेशन। बेटा याद रखना, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण से हमको एन एल एम 3 क्वांटम संख्याएं मिली थी, 3 क्वांटम नंबर मिले थे, एस नहीं मिला था, याद रखिएगा। एस हमारे को श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं मिला था। स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या हमारे को श्रोडिंगर तरंग समीकरण से नहीं मिली थी। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा 66 का आपका बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नॉट रिलेटेड, याद रखिएगा, नॉट रिलेटेड पूछा है, संबंधित नहीं है ये पूछा है। बेटा ये चीज जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें बेटा। क्वेश्चन आपने यदि गलत पढ़ा तो दिक्कत होगी। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 67 की बात करता हूं। 67 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। बेटा थर्ड ऑर्बिट, थर्ड कोश की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू 3 है। लेमडा क्या होता है बेटा? लेमडा है हमारे पास, यदि अपन बात करें तो लेमडा हो गया बेटा H/mv। एक तो इक्वेशन ये, एक फॉर्मूला तो ये, और एक आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा याद रखें, Z/n इंटू 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। डन बेटा, ये आपका वेलोसिटी v का फॉर्मूला होता है। डन बेटा। सेंटीमीटर की बात करूं तो ये 10⁸ हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखें बेटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो बेटा आपको हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन एटम का मतलब Z1 होगा। हाइड्रोजन एटम है तो Z1 होगा, वैल्यूज को रख दो। हाइड्रोजन एटम है तो ध्यान रखिएगा Z आपका 1 है, N आपका 3 है, बता दिया। तो फॉर्मूला इसमें क्या आएगा, लेमडा इज इक्वल टू H/m, V की जगह क्या लिखोगे, Z/n 2.188 इंटू 10⁻, बेटा 8 कर दोगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा 8। डन, ये n ऊपर चला गया तो 6.62 इंटू 10⁻⁻27। बेटा ये 34 क्यों नहीं लिखा? एनकेएस में बात नहीं कर रहा हूँ, सीजीएस में बात कर रहा हूँ, ये जरूर ध्यान रखें बेटा, पूछा किस में है, ये आ गया। बेटा मास की बात करें, m के लिए आपको क्या कंडीशन दी है देख लीजिए। तो बेटा m के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की बात की है तो m का, इलेक्ट्रॉन का मास आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, लेकिन सीजीएस में बात करेंगे तो बेटा ये रह जाएगा 28। Z1 आएगा, N3 आएगा क्योंकि थर्ड दिया है, इंटू 2.188 इंटू 10⁸। बेटा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो जैसे ही बेटा वैल्यूज को आप रखोगे और सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपके पास आएगा 9.96 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात बेटा? तो क्वेश्चन 67 का बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, राइट। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 68 देखें, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज। बेटा याद रखिएगा, रदरफोर्ड से हमको पता है पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एटम में उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के अनुसार धनावेश एक परमाणु में उसके नाभिक पे केंद्रित होता है, उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा 68 का क्वेश्चन ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। डन, रदरफोर्ड से रिलेटेड इसने बात की है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन 69 की बात करूं, 69 क्या बोल रहा है देखिएगा। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये है, तो वेवलेंथ नैनोमीटर में क्या होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है। तो बेटा याद रखिएगा आवृत्ति के लिए ये फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू C/λ।
न्यू है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, सी है स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश का वेग, लेमडा है वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। तो लेमडा निकालनी है तो लेमडा आ जाएगा सी अपॉन न्यू, सी होगा 3 इंटू 10⁸ और फ्रीक्वेंसी दिया है 8 इंटू 10⁻15। जैसे ही लेमडा यहां से सॉल्व करा तो बेटा लेमडा जैसे ही सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट पूछेगा, निकटतम मान, क्लोजेस्ट पूछ रहा है बेटा, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बेटा क्लोजेस्ट देखोगे तो बेटा ये अराउंड आपके पास 40 नैनोमीटर आएगा, याद रखिएगा क्लोजेस्ट पूछ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी अराउंड 37 नैनोमीटर आएगी, लेकिन उसे सॉल्व करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा बेटा, 40 नैनोमीटर हो जाएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 69 था। डन। देखिए इसमें अब अपन आगे और बात कर लेते हैं बेटा। 69 के बाद बेटा आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 70 बोल रहा है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इन निकल +2। बेटा पहली बात तो आपको निकल 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है। बेटा आपको +2 की बात कर रहा है, +2 का मतलब बेटा 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 0। सबसे पहले 4 में लिख लेंगे। तो बेटा ये देखो ये तो कंप्लीट फुलफिल है, बचा ये। इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो निकल +2 का मतलब बेटा 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 ऑर्गन 4s0 3d8। 3d8 को शो करूं बेटा मैं तो वो ऐसे बनेगा। हुंड रूल से बेटा आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए बेटा, 2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल +2 में कितने होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। यही आपसे पूछा है तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2 आंसर आएगा। बेटा इसके बाद अपन क्वेश्चन 71 में बात करते हैं। 71 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। आपको बोल रहा है हु मॉडिफाइज बोर्ड्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। इलेक्ट्रॉन पथ के लिए परवलयाकार पाथ देकर बोर्ड थ्योरी को किसने सही किया, सोमरफील्ड ने। बेटा ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट का नेम है सोमरफील्ड, वो आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? तो बेटा क्वेश्चन 71 में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा, सोमरफील्ड आएगा। डन बेटा। इसके बाद क्वेश्चन 72 की बात कर रहा हूं बेटा। 72 आपको क्या बोलता है थोड़ा सा देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा ये ग्राउंड स्टेट को करता है। 3d5 4s1 क्रोमियम का होता है, ये मैंने आपको पहले भी कहीं बताया है लेक्चर में कि बेटा क्रोमियम और कॉपर 1 से 30 तक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, अपवादित व्यवहार शो करते हैं। इसमें आपको बेटा याद होना चाहिए क्रोमियम 24 होता है, कॉपर 29 होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें 18 ऑर्गन 4s1 3d5 और इसका देखें 18 ऑर्गन 4s1 3d10। तो बेटा ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, और बेटा ये फुलफिल है, स्टेबल है। अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षक ज्यादा स्थायी है, इसलिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो करता है। ये अपवादित व्यवहार होता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, और वो रूल को फॉलो नहीं करता है। तो बेटा ग्राउंड स्टेट में ही है, ऐसा नहीं है कि सर एक्साइटेड स्टेट में है, क्या एक्साइटेड में नहीं, ग्राउंड में है, आद्यावस्था में ही है, ये उत्तेजित में नहीं है। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 क्या बोल रहा है थोड़ा सा देखिएगा। 73 बोल रहा है फॉर द डंबल शेप ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ एल। बेटा आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास मेनली 4 सबशेल होते हैं, एस पी डी और एफ। एल की वैल्यू बात करें, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। बेटा शेप की बात करें, इनकी शेप कैसी होती है थोड़ा सा ध्यान रखें। बेटा 0 का मतलब स्फेरिकल शेप, गोलाकार होगी। पी का मतलब 1 डंबल शेप होगी। डी का मतलब 2 है जो, वो आपका होगा डबल डंबल।
एफ का मतलब 3 की बात करें बेटा तो याद रखिएगा 3 का मतलब आएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स। तो डंबल पूछा है तो पी सबशेल पी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, जिसके लिए आपके एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी। तो इसका बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये शेप्स बेटा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बेटा कई बार पूछ लेता है। तो क्वेश्चन 73 आपका हो गया है। उसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन 74 की बात करूं। 74 क्या बोलता है देखिएगा, द टू इलेक्ट्रॉन्स इन के सबशेल विल डिफर इन। के सबशेल तो बेटा याद रखना के उपकोष की बात कर रहा है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 ये होता है, ऐसे के एल एम एन भी होता है, लेकिन आज सबशेल बात कर रहा है उपकोष, तो एस पी डी एफ जी एच जे के आगे चलेगा ऐसे। तो बेटा क्या डिफर करेगा, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होती है। बेटा याद रखना स्पिन क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल में बात करें, एक कक्षक में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ है, तो दूसरे के लिए डेफिनेटली माइनस हाफ होगी। ये बेटा आपको पता होनी चाहिए। डन बेटा। इसके बाद बेटा अपन आगे बात करें इसमें, तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन 75 की बात कर रहा हूं। देखिए 75 क्या बोल रहा है देखिएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ये देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। बेटा एच 6.62, सीजीएस में बात करूं तो 27 ले लो। मास बेटा मास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है H2 की, H2 मतलब 2 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास 1.672 10⁻⁻24। सीजीएस में बात कर रहा हूं 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल होता है, प्रोटॉन की बात करते हैं। ठीक है, इतना आएगा। वी वेलोसिटी आपको दी है बेटा, कितनी दी है आपको 5 × 10⁴ दी है। जैसे ही बेटा लेमडा सॉल्व करोगे इसके लिए, तो लेमडा सॉल्व होके बेटा अराउंड आपके पास 4 आर्मस्ट्रॉन्ग के समथिंग आएगा। डन। तो क्वेश्चन 76 तक था। एक बार बेटा आप बोर्ड रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं, देखिए क्या दे रहा है। तो बेटा एक बार अपन आगे देख लेते हैं अब इसमें कुछ और। क्वेश्चन 75 तक हमारे हो गए हैं। बेटा 75 में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन अणु की बात की है, तो 2 प्रोटॉन का मास मान लो। इलेक्ट्रॉन का अपन क्यों नहीं मानते बेटा, लगभग नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, तो ऐसे केस में अपन प्रोटॉन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का 1/837 टाइम होता है, इतना छोटा होता है। याद आ गया, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है, 1/837 टाइम होता है, इसलिए अपन बेटा उसको काउंट नहीं करते। बेटा कैलकुलेशंस वगैरह आपको करके देखनी है, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बेटा प्रैक्टिस नहीं होंगी, इस चीज का थोड़ा सा बेटा ध्यान रखिएगा। बेटा आगे बात कर लेते हैं अब अपन। अपना क्वेश्चन 75 हो गया है, 76 क्या बोल रहा है देखते हैं। 76 बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल L इज इक्वल टू 3। जब बेटा आप लोगों को L की वैल्यू दे रखी हो और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, कुल इलेक्ट्रॉन संख्या पूछे, तो बेटा इसका फॉर्मूला आपको लिखवा के आया हूं 2 × 2l + 1। पीछे भी क्वेश्चन आया था ऐसा। तो बेटा यहाँ पे बात करें तो 2 और ये L की वैल्यू डालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 14 आना चाहिए बेटा। तो देख लो, देखिए 14 आ रहा है क्या, पूछा क्या है देख लो एक बार। 14, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन 76 का। समझ में आ गई बात बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 77 की बात करता हूं, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉन्फ़िगरेशन इज, कॉन्फ़िगरेशन दिया है बेटा 1s2 2s2 2p4। बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब एक डब्बे, एक बॉक्स, एक ऑर्बिटल, एक कक्षक में सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बेटा 1s2 को बात करें तो 1s2 को ये बनाते हैं, 2s2 की बात करें तो 2s2 को ये शो करते हैं, 2p4 की बात करें तो उसका ये बनेगा। डन।
तो देखिए ये फुलफिल है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फुलफिल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे देखो ये फुलफिल है, इसे हटा दो, ये 2, तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्वेश्चन 77 में 2 रहेगा, सेकंड ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट होगा। डन। उसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन आगे चलते हैं, 78 पे आ जाते हैं। 78 क्या बोल रहा है देखिएगा, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, 78 की बात कर रहा हूं, l इज इक्वल टू 3। तो बेटा इसके लिए बात कर रहा है, बेटा ये अपन ने क्वेश्चन 78 में बात की, 78 में क्या बोल रहा है आपको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। 78 में अपन बात कर रहे थे, अपन को n और l की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, तो पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होंगे। बेटा आपको पता है s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती, तो बेटा 3 है, इसका मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, 4f की बात कर रहे हैं। 4f को यदि मैं बनाऊं तो आपको बेटा पता हो 4f में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए, 7 आ गए। तो इसका मतलब बेटा अपन बात करें तो अपना बेटा इसका 7 ऑर्बिटल आ गए, और इसने बात क्या की, ऑर्बिटल ही पूछा है, तो 78 का सेकंड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा। बेटा 78 के बाद अपन क्वेश्चन 79 में बात करें तो 79 देखिए, द 4 क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। तो बेटा आप क्वांटम नंबर तभी तो लिखोगे जब आपको एटॉमिक नंबर पता है, आपको उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये पता है। तो बेटा पोटेशियम मतलब के एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यही होगा क्या, यही होगा बेटा। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लास्ट होता है बेटा, ये लिखा हुआ नंबर जो होता है ना, ये जो मैक्सिमम नंबर हो, मैक्सिमम कितना है 4, वो वैलेंस शेल को बताता है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट जो होती है वो वैलेंस शेल को बताती है। अब इसका अपन n, l, m और s की बात करें तो देखिएगा बेटा, n की वैल्यू 4, s के लिए l की वैल्यू 0, m 0, s बेटा या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो अब बेटा देख लो इसके अकॉर्डिंग 79 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 400 प्लस हाफ। तो 79 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बेटा आपका, ये आएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 80 की बात करूं बेटा मैं, 80 क्या बोलता है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। हुंड रूल के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है, तो बेटा हुंड्स मल्टीपलसिटी रूल, मतलब हुंड बहुलकता नियम आपको पता हो तो क्या बोलता है, एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरते समय तब तक पेयरिंग नहीं होगी, तब तक युग्मन नहीं होगा जब तक कि उस सबशेल के सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाए, यही बोलता है। तो बेटा इसका आप देखिएगा नॉट पॉसिबल पूछा है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में हुंड रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा बताता हूं, 1s2 2s2 2px2 है बेटा, डन बेटा, यही दिया 1s2 2s2 2px2। बेटा यहाँ पे देखो ये पूरा भर गया, ठीक है, ये पूरा भर गया, ठीक है, ये 2s हो गया, ये 1s हो गया। बेटा इसको मैं बनाऊं तो देखिएगा, इसको फिल किया तो बेटा ये आ गया, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका px है, ये py है, ये pz मान लो, दोनों के दोनों इसमें भर दिए, पेयरिंग पहले कर दी, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भेजा, तो ये गलत है, और इसने गलत ही पूछा है, इसने पूछा है कि हुंड्स रूल को जो फॉलो नहीं कर रहा, तो बेटा इसमें ऑप्शन 4 फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन 80 का बेटा आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन 81 में बात करते हैं। 81 में क्या बोल रहा है देखिएगा, द डी ब्रॉगली इक्वेशन कैन बी अप्लाइड। डी ब्रॉगली इक्वेशन कहां अप्लाई हो सकती है, तो बेटा जब आपकी इसने थ्योरी पढ़ी थी तभी आपको समझ में आ गया होगा, उन सारे ऑब्जेक्ट पे लग सकता है जो पहली बात तो साइज में बहुत छोटे हो, दूसरी बात मोशन में हो, क्योंकि मोशन में होगा तभी उनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी।
कोई कण बेटा गतिमान होगा तभी उससे जुड़ी तरंग दैर्ध्य होगी, इसलिए बेटा मोशन मतलब गति में होना जरूरी है। तो क्वेश्चन 81 का बेटा फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन 82 की। क्या बोल रहा है 82? बात करते हैं बेटा। 82 बोल रहा है आपको एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, तरंग दैर्ध्य निकालनी है। उसका फॉर्मूला ये होगा। यहां पे हमारे को बेटा आज चाल डायरेक्ट नहीं बताई, उसने बोला है प्रकाश की चाल का 1% है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का 1% स्पीड है। तो बेटा देखिएगा अपन क्या बोल सकते हैं, v बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट c का 1% है, तो मैं ये बोल सकता हूं 1% ऑफ c, मतलब 1% ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या बोल सकता हूं 1 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 100। अब बेटा आप वैल्यूज रख के सॉल्व करो। तो लेमडा क्या आएगा देखिएगा 6.62 इंटू 10⁻34, ये तो h आ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 आ गया। v कितना आएगा, ये आएगा। तो इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ अपॉन 100। सॉल्व कर लो। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 100 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸। और जैसे ही बेटा इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये अराउंड सॉल्व करने के बाद आएगा 2.42 इंटू 10⁻10। कैलकुलेट करके एक बार आप देख लो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। कैलकुलेशन बेटा एक बार आप खुद करो, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बेटा प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार जरूर खुद के हाथ से करो बेटा। कैलकुलेशन हाथ से करोगे तो डैम श्योर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। इसमें बेटा टोटल कितने क्वेश्चन है देख लो। तो बेटा अपन बात करें तो स्टेज 2 में टोटल 163 क्वेश्चन है बेटा आपके पास, है ना। तो बेटा इसमें आगे बात कर लेते हैं अपन। आगे बात करें तो क्वेश्चन अब 83 में आ जाते हैं। 83 क्या बोल रहा है देखिएगा, आपको बोल रहा है द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ इक्वल टू ये। तो बेटा आपको पता है फोटोन की जब बात की जाती है ये ऐसा होता है, लेकिन जब फोटोन की बात की जाती है तो अपन फोटोन के केस में बेटा v और c को इक्वल बोल देते हैं। फोटोन के केस में बेटा अपन v और c को इक्वल मान के चल रहे हैं, तो बेटा फोटोन के लिए अपन इसमें क्या बोल देंगे v की जगह c पुट कर दें, क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं दी है, दी थोड़ी है हमारे को, दे रखी है बेटा, तो आप mv मान के चलो क्या दिक्कत है। तो फोटोन के लिए बात कर रहे हैं 6.62 इंटू 10⁻27। बेटा याद रखिएगा CGS में तो लेते हैं -27 और MKS की बात करते हैं तो H कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻34। ये ध्यान रखें किस वे में पूछ रहा है। और बेटा मास हमको निकालना है, मास हमको निकालना है बेटा। C नहीं बताया है, सॉरी। C आप स्पीड ऑफ लाइट मान के चलोगे 3 इंटू 10⁸ या 10⁻10। C जो होता है आपका 3 इंटू 10⁻10, 3 इंटू 10⁸ तो मीटर पर सेकंड में, 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड में बात करते हैं। लैम्डा कितना होता है, लैम्डा देख लीजिए। तो लैम्डा हो जाएगा बेटा आपका इसका 1.54 इंटू 10⁻8। तो जैसे ही आप इधर से m सॉल्व करोगे तो बेटा मास आ जाएगा आपके पास 1.42 इंटू 10⁻32 किलोग्राम। कैलकुलेशन वगैरह एक बार आप खुद चेक कर लें कर क्या रहा है। डन। फोटोन के केस में यदि वेलोसिटी नहीं बताता है, v नहीं बता रहा है, तो इस v की जगह आप क्या ले लोगे, स्पीड ऑफ लाइट ले लोगे, ठीक है। लैम्डा आपको दिया है, मास आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन 83 था। एक बार बोर्ड रफ करता हूं, फिर अपन बेटा आगे की बात करते हैं, आगे और क्या हो रहा है।
आगे देखते हैं। देखिए बेटा आगे के क्वेश्चन क्या हो रहे हैं। बेटा अब तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए, अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा कि किस टाइप से अपन बेटा क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। पानी पी लेते हैं, फिर बेटा अपन आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं कैसे सॉल्व हो रहे हैं। बेटा इसके बाद अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अपने पास पीछे भी आया था शायद। द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, शायद पीछे भी आया था, नहीं आया तो दोबारा देख लो। बेटा द्वितीय कोश और फर्स्ट कोश में जो क्षेत्रफल होता है उनका अनुपात, एरिया कवर्ड पूछ रहा है सेकंड और फर्स्ट शेल में। बेटा हम जनरली एटम परमाणु को क्या मानते हैं, स्फेरिकल गोलाकार मानते हैं, और स्फेयर गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ 4 पाई R2 स्क्वायर 4 पाई R1 स्क्वायर, ये सेकंड शेल में ये फर्स्ट शेल में, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। बेटा रेडियस की जब बात करते हैं, न्यूक्लियस की जब बात करते हैं, तो बेटा किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है एक बार देख लीजिए। बेटा आर जब रेडियस यहाँ पे है वो हमको पता है क्या होती है, n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। बेटा जब सेम एटम है सेम चीज है, केवल शेल डिफरेंट है, तो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, क्योंकि आज हमको पता है z क्या है आपका सेम है। तो बेटा यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर, एक स्क्वायर और है, बस यही गलती होती है। एक तो r में n का स्क्वायर आया है और एक स्क्वायर पहले ही, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16/1, मतलब 16:1 आएगा। सही बात है क्या बेटा? तो इसका मतलब बेटा इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए 84 का। डन। उसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन 85 की बात करते हैं। 85 क्या बोल रहा है देखिएगा, टाइम टेकन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन द बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। डन। क्योंकि बेटा अपन वैसे जनरली जो बात करते हैं टी, ये फॉर्मूला है, वैसे याद रखें 2 पाई आर अपॉन वी होता है। जब इसको आप बेटा सॉल्व करोगे तो टी आएगा आपका n³ अपॉन जेड स्क्वायर। डन बेटा। तो ये कैलकुलेशन एक बार आप इसको करके देखना, आई होप आपका आंसर आना चाहिए। तो इसका बेटा आपका जब सॉल्व करोगे तो बेटा इसका जो आएगा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, बाकी एक बार आप करके देख लेना। 85 बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन 86 की बात करूं बेटा क्या हो रहा है, तो बेटा क्वेश्चन 86 बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल। बेटा इधर एक रिलेशन और याद रखें, एक तो ये और एक ये। बेटा ये दोनों रिलेशन से अप्लाई करोगे तो अपना आंसर बैठता है। ये तो फ्रीक्वेंसी है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये टाइम टेकन है रिवॉल्यूशन में। तो क्या पूछा है उसकी बात कर रहे हैं। ये तो आवृत्ति है घूर्णन प्रति समय के लिए, ये टी है टाइम टेकन मतलब घूर्णन में लिया गया समय आवर्तकाल। अब आ जाओ क्वेश्चन 86। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 4 to 1 इन हाइड्रोजन एटम, क्या होगा। बेटा 4 to 1 में आ रहा है, 4 to 1 की बात की है। दोबारा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना लॉजिक समझना इसका। बेटा ये हमारा एटम है, ये n = 1, ये 2, ये 3, ये 4, इनफाइनाइट पे हमको जाना है। बेटा यहां से यहां तक गैप आपको पता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप आपको पता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप आपको पता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन बेटा। तो बेटा 1 से 4 में गया तो गैप कितना हुआ 12.75। डेल्टा ई आपको पता है h न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो निकालनी है। डेल्टा ई आपने बोला 12.75, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना होता है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डन। तो ये जूल में आ गया, तो ये आ गया ऐसा। h क्या आ गया 6.62 इंटू 10⁻⁻34। न्यू आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो यहां से न्यू चेक करें तो कितना आएगा 12.75, 1.6 10⁻⁻19 अपॉन
6.62 10⁻⁻34। जैसे इस न्यू को, आवृत्ति को आप निकालोगे तो बेटा कैलकुलेशन करके देख लेना, ये बेटा अराउंड इतनी आएगी। तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से कर रहे हैं। डन बेटा। तो बेटा ये डायग्राम, फिर से वही बात, डायग्राम जरूर याद रखें। और बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होता है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज थोड़ा सा आप याद रखें। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 87 की मैं बात करूं। 87 क्या होता है देखिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn+4। तो बेटा पहले तो आपको Mn पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 25 क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। बेटा मुझे जाना है +2 पे, सॉरी +4 पे। तो बेटा +4 का मतलब यहाँ 0, 2 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे पहले, और 4 निकालना है तो 2 यहाँ से निकल गए, तो 5 में से 2 गए तो कितने बच गए, 3 बच गए। बेटा ये कंप्लीट फुलफिल है, इनको तो हटा दो, ये 0 हो गया, तो इनमें चेक करना पड़ेगा। डी सबशेल में बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉन को भरो 1 2 3, एक एक जाएंगे हुंड रूल से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इनमें, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बात करें तो 3 हो गए, 1 2 3। एक ऑर्बिटल, एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसे अपन अयुग्मित बोलते हैं, अनपेयर्ड बोलते हैं। तो 87 का बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 आएगा आंसर। डन। उसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 88 में बात करते हैं। 88 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट एज पर ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो रूल मतलब n+l की बात कर रहा है, पीछे भी अपन ने ऐसे क्वेश्चन करे थे। एनर्जी जो देखते हैं हम, हमें पता है किसके इक्वल होनी चाहिए, n+l के इक्वल होनी चाहिए। n+l की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। यदि किसी 2 के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो हम फिर n के अकॉर्डिंग बात करते हैं। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो यहाँ पे बेटा अपन यदि चेक करें तो देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। सेकंड ऑप्शन आप चेक कर लो, वो अपना आंसर आएगा। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं सॉल्व करके। अभी सेकंड ऑप्शन बोलता है 1s 2p 4s 3d। तो बेटा यहाँ पे देखिए n+l की वैल्यू सब में लिख रहा हूं मैं, कितनी कितनी आएगी, 1 + 0 1 2 + 1 3 4 + 0 4 3 + 2 5। तो देखिए n+l की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो बेटा ये ऑफबो रूल को फॉलो कर रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है। और इसमें एक चीज आपको पता है, किसी 2 के लिए n+l की वैल्यू सेम हो तो हम n के लिए देखते हैं, ये बात आपको पहले से ही पता है। डन बेटा। तो 88 में बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। उसके बाद क्वेश्चन 89 की बात करते हैं। तो 89 को चेक करो बेटा। द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। हीलियम प्लस में पूछ रहा है, तो बेटा जब तक नहीं बताए तो हम बेटा n कितना मान के चलते हैं 1। जब तक नहीं बोला है तो हम n फर्स्ट में मान के चलेंगे। समझ में आ गई क्या बात बेटा। जब तक नहीं बताए n आप 1 मान के चलोगे, और हीलियम के लिए Z2 होता है, ये आपको पता है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, R = n² / Z × 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। डन बेटा। तो यहाँ पे वैल्यूज रखो, तो वैल्यूज जैसे रखोगे तो क्या आएगा 1² / 2 × 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बेटा जैसे सॉल्व करोगे 0.2645 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है। यदि 10⁻12 मीटर चाहिए, पिकोमीटर का मतलब ध्यान रखना 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है, तो उसमें चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 26.45 पिकोमीटर। देख लो किसमें आंसर बोल रहा है। तो पिकोमीटर में पूछा है तो कितना आएगा 26.45 या अराउंड 26.5, इसके समथिंग आएगा, वो आपको देखना है। डन। तो 89 का आपको पता लग गया है बेटा।
89 का थर्ड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। तो बेटा कुछ रिलेशंस मैंने आपको बताए जो आपको बेटा ध्यान रखना है। डन, चलूं आगे। आगे बात करते हैं, इसको रफ करता हूं। बेटा इसके बाद आगे बात करते हैं अपन। तो क्वेश्चन अपन ने देख लिया 89। अब बेटा क्वेश्चन 90 पे आते हैं। क्वेश्चन 90 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, मतलब अपन को सेकंड बोर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। हमको एनर्जी दी है -328 किलो जूल पर मोल, ये हमको दी है। किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा अपन, ये ध्यान रखिएगा बेटा, अपन जो बात कर रहे हैं ये हाइड्रोजन एटम के केस में बात कर रहे हैं। डन। हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट क्या होगा बेटा, सेम एटम की बात कर रहे हैं, एटम में चेंज नहीं हुआ है, ये ध्यान रखें। तो बेटा ये ध्यान रखें, एटम चेंज नहीं हुआ है, एटम सेम है। हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, ये होता है, यदि बेटा एटम सेम है, ई सेम है, तो ये एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब, जब आपका जेड बेटा क्या है, सेम है। तो बेटा आज हमारे को किस किस की बात की है, हमारे को सेकंड ऑर्बिट में बता दिया, फोर्थ में पूछा है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, E2 अपॉन E4, इनवर्सली चल रहा है व्युत्क्रमानुपाती, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 16, ये 4, तो ये क्या आ गया 4। तो आपका E4 क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो E2 अपॉन 4 आएगा। E2 कितना है, ये दे दिया आपको, E2 -328 किलो जूल पर मोल अपॉन 4, तो आ गया ऐसा। तो -82 किलो जूल पर मोल आएगा फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी। डन। तो बेटा यहाँ पे आपको सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना था, जेड सेम है, तो बेटा आप इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन देख सकते हो। बेटा एक तो आपको ये याद होना चाहिए, एक आपको ये पता होना चाहिए। सर हम ये नहीं पता, हम डायरेक्ट रखें, तो बेटा डायरेक्ट रखोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, एक तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक टाइम ज्यादा लगेगा। और आपको पता है हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम का ही तो खेल है, वहां पे 180 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। क्या करें सर इसके लिए, कैलकुलेशन कोशिश करें मैक्सिमम आप कैलकुलेटर से करें, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन 90 था। इसके बाद बेटा अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 क्या बोलता है देखिएगा, ऑर्बिटल इज, कक्षक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। नहीं बेटा, नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है उसे ऑर्बिटल नहीं कहते, उसे तो कोश कहते हैं, कक्षा कहते हैं, कक्षक नहीं कहते, ऑर्बिटल नहीं कहते। द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स दैट इज नोन एज ऑर्बिट और शेल, नॉट ऑर्बिटल। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखिएगा, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल क्या है, वो जगह, वो नाभिक के चारों ओर स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा हो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द स्पेस इन विच फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेटा ऑर्बिटल क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसे बॉक्स से बताते हैं। एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल, एफ सबशेल में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल। डन बेटा। उसके बाद थर्ड बोला है हमारे को एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। नहीं बेटा, एम्पलीट्यूड नहीं होता, वो तो केवल साई होता है।
आपने श्रोडिंगर इक्वेशन में पढ़ा होगा। फोर्थ बोलता है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो वो नोड होता है, और इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो वो ऑर्बिटल। जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा हो वो कक्षक, जहां कम हो, बहुत कम हो, नगण्य हो, वो नोड होता है। ठीक है, तो 91 का आपका सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 92 की बात करते हैं। 92 क्या बोलता है देखिएगा, ए मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू सोलर रेडिएशन। फर्स्ट ऑप्शन, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव लेस एनर्जी, the emitted electron has energy less than a maximum value of energy depending upon frequency of incident radiation. Second, the emitted electron have energy less than equal to maximum energy depending upon intensity or incident radiation. Third, the emitted electron have zero energy. Fourth, the emitted electron have energy equal to energy of photon of incident light. बेटा इसने बोला क्या है, जब सोलर रेडिएशन की बात कर रहे हैं, सौर विकिरण की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेटल सरफेस, धातु की जो सतह होती है वो कैसे प्रकाशित होती है, कैसे एक्सपोज होती है। तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। ये अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा था। हमने बोला था द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी लेस देन अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब इसके लिए आपको एक डायग्राम भी बताया हुआ है। मान लो ये मेटल सरफेस है, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, एनर्जी आ रही है, तो इसकी एनर्जी जो है वो ये जो मेटल सरफेस है जिसके लिए वर्क फंक्शन बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो बेटा ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, जब आने वाली प्रकाश की आवृत्ति या तीव्रता इससे ज्यादा हो, तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसे कार्य फलन बोलते थे, याद आ रहा हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन बेटा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको एक केस लिखवाया था कि जो इसके लिए एच न्यू बोलते थे, इसके लिए हम एच न्यू नॉट बोलते थे। तो हम बोलते थे न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। यदि ये न्यू नॉट से कम हुआ तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आने वाली लाइट ही बेटा क्या करती थी, इससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती थी। W नॉट क्या होता था, वर्क फंक्शन। क्या होती थी डेफिनेशन, द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय W नॉट। क्या बोला मैंने, द न्यूनतम, वह न्यूनतम आवश्यक आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालने के लिए आवश्यक है, उसे कार्यफलन कहते हैं, इसे W नॉट से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आती है क्या बात बेटा। तो क्वेश्चन 92 का बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद बेटा अपन बात करें क्वेश्चन 93 में। क्वेश्चन 93 क्या बोलता है देख लीजिएगा। क्वेश्चन 93 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हैव मिनिमम वेवलेंथ। बेटा मुझे लैम्डा मिनिमम चाहिए, तो ई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि हमको पता है ई और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो सही बात है क्या। डन। तो कौन से ट्रांजिशन में लैम्डा हमको मिनिमम मिलेगी, जिसमें ई मैक्सिमम मिलेगी। और आपको बेटा कितनी बार ये बता चुका हूं कि जब गैप की बात की जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा गैप इसका होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे और गैप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल मिला के बेटा अपन बात करें तो ये गैप सबसे ज्यादा होता है, बाकी सारे मिला भी लो तो भी इसके बराबर नहीं होते। टोटल मिला के जब भी आपको कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन में हाईएस्ट एनर्जी गैप, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ पूछे ट्रांजिशन में, तो जहां 1 आ रहा है वो जरूर होगा, क्योंकि 1 आ गया तो इतनी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगी जो एक हाइड्रोजन एटम, याद रखना अपन पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, उस केस में मैक्सिमम होगी। तो आपको बेटा ऑप्शन दिया है फर्स्ट 4 से 1। देखिए 4 ऑप्शन क्या दिए उनसे रिलेटेड अपन बात करते हैं। 4 से 1, 2 से 1, 4 से 2, 3 से 1। तो सर 1 1 1 तो तीनों में आ रहे हैं, आपने इसको करेक्ट बोला, बाकी को सबको रॉन्ग बोला, क्यों बेटा। 2 से 1 आया तो इतना गैप है,
3 से 1 आया तो बेटा ये और ये ऐड हो गया, 4 से 1 आया तो ये सारे ऐड हो गए, तो बेटा ज्यादा तो 4 से 1 वाले में आया ना। मेरा कहने का मतलब 1 में तो आना ही चाहिए। अब ऊपर कहां से आ रहा है, जितना ज्यादा चाहिए तो 4 से 1 में आएगा, तो ये गैप 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये गैप 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये आपको पता है। तो बेटा इधर गैप कम, इधर ज्यादा, इधर सबसे ज्यादा है, इसलिए 4 से 1 वाले ट्रांजिशन में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, लैम्डा मिनिमम है, इसलिए बेटा इसका अपना आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 93 था। क्वेश्चन 94 की बात करूं, क्या बोल रहा है देखिएगा, गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पूछा है, वेग में अनिश्चितता पूछी है, डिस्टेंस वगैरह सब बता रखी है, तो आपको पता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता हो तो एम डेल्टा वी एक्स लिख सकते हो। संवेग क्या होता है, वेग गुणा द्रव्यमान। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा, 5234 10⁻⁻34। तो बेटा यहां से डेल्टा वी एक्स क्या हो जाएगा, 0.5234 डेल्टा एक्स एम। इसको सॉल्व करो, तो इसको जैसे ही सॉल्व किया आपने, तो बेटा डेल्टा एक्स आपको दिया है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन का मास की बात करूं 9.1 इंटू 10⁻31। तो डेल्टा वी एक्स को जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा वी एक्स आपका कितना आएगा, डेल्टा वी एक्स आपका आएगा 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये डेल्टा वी एक्स आएगा, ये आपका आंसर होगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। एमकेएस सीजीएस सिस्टम ध्यान रखना, उसमें गलती मत कर देना। क्वेश्चन 95 क्या बोल रहा है वो देख लो। 95 बोल रहा है द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गिवन बाय। एक परमाणुवीय कक्षक का अभिविन्यास कौन बताता है, आपको पीछे भी बताया था। 4 क्वांटम संख्याएं होती है, 4 क्वांटम नंबर होता है। पहला n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, जो आपका साइज ऑफ द शेल बताता है, कोश का आकार बताती है। दूसरी होती है अपनी l बोले तो क्या बोलते हैं l को अपन, एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगुंशी क्वांटम संख्या, जो शेप बताती है। तीसरी होती है m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो ओरिएंटेशन बताती है, अभिविन्यास बताती है। चौथी हो गई स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, s जो चक्रण बताती है। तो यहां बेटा अपन बात करें तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो ओरिएंटेशन बताती है, इट मींस जो अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। तो क्वेश्चन 95 का आपका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट है। तो ये बेटा स्टेज 2 में बेटा अपन ने क्वेश्चन 95 तक बात कर ली है। बेटा मेरा कहना ये क्वेश्चन देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक बार दोबारा सॉल्व करके देखो, कैलकुलेशन खुद करो। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे क्वेश्चन 96 से, और इसके जितने भी 163 क्वेश्चन है उन सब की बात करेंगे। तो बेटा मेरे अकॉर्डिंगली अब आपको स्टेज 2 पूरी एक बार खुद सॉल्व करके देखनी चाहिए। आगे भी ऐसा नहीं है आपको आने ही चाहिए बेटा, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं वो आप करो, बाकी नहीं तो मैं कराऊंगा, तब आप ये देखें कि आपने मिस्टेक कहाँ की है। बेटा जब तक आप मिस्टेक्स को एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे, ओवरकम नहीं करना सीखेंगे, तब तक इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। कैलकुलेशन का स्पेशली ध्यान रखें, ये डायग्राम बार बार आ रहा है, ये चीज मैंने आपको बोली है, इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाकी की बातचीत बेटा अपन कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन स्टेज 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे। तो घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अपन डाउट काउंटर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।